दतिया हरा पाएंगे कि नहीं? दतिया तो हारी गई, दतिया में क्या बचा है? ये भाजपा है सर, स्टार प्रचारकों की सूची है, उनके पास एक विचारधारा की लड़ाई है जिसके बलबूते पर वो चुनाव को आखिरी तक ले जाएगी। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो राजा महाराजाओं पर ज्यादा ध्यान देती है, जो बाकी के कार्यकर्ता है वो दरियां उठाने के लिए, कुर्सियां उठाने के लिए, टेंट लगाने के लिए लगे रहते हैं? आपको नहीं लगता कि इस नई राजनीति में शामिल होना चाहिए जो बीजेपी गट्स फीलिंग लाती है अपने अंदर कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट लिया? क्या कांग्रेस में कभी वो गट्स फीलिंग आ पाएगी? नरोत्तम मिश्रा का टिकट अगर काट दिया बीजेपी ने, ये बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। आपने कभी ऑफर दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी ऑफर दिया कि नरोत्तम जी आपका टिकट कटा है, हमारी तरफ से लड़ो चुनाव बिंदास? नहीं, मैं कौन होता हूँ? पार्टी के शीर्ष नहीं, नेतृत्व से आपने बात की कि दतिया में इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला? नहीं, आप बड़े वरिष्ठ है ना, नहीं, इसलिए। मैंने बात ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, मुझे मालूम है मेरी बात को कोई मानेगा नहीं। अच्छा, आत्मसम्मान हाँ, के लिए जो है, हाँ, क्या नरोत्तम मिश्रा जी को बीजेपी छोड़ देना चाहिए थी आत्मसम्मान के लिए? मैं ये भी उत्तर दे रहा हूँ। दतिया हरा पाएंगे कि नहीं? दतिया तो हारी गई, दतिया में क्या बचा है? अब ये सुन लो आज और कल सुन लेना, आप रिजल्ट आए तब सुन लेना। दतिया में बचा क्या, बताओ मुझे, क्या क्या है दतिया में जीतने के लिए उनके पास? ये भाजपा है सर, स्टार प्रचारकों की सूची है, उनके पास एक विचारधारा की लड़ाई है जिसके बलबूते पर वो चुनाव को आखिरी तक ले जाएगी। लोगों के बीच में जब हम जाते हैं कि आशुतोष तिवारी से नाराजगी भले ही है, नाराजगी नहीं, उनको लोग जानते ही नहीं है दतिया के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि ये जो दतिया का जो चुनाव है, ये जो दतिया का जो इलेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं तीन तरफा जो है चीजें हो रही है। आपको लगता है कि एक तरफा ले जा पाएंगे घनश्याम जी? मतलब मैं मतलब देखो, क्योंकि आप इतने बड़े नेता हैं, तो मैं दतिया के चुनाव पर 3-4 सवाल लेकर आया था आपके लिए। अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, अरे दूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दूंगा नहीं जवाब। मैं आपको तो लगता है? पहली बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इंटैक्ट वोट नहीं है। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई वोट है तो वोट वो खरीदेंगे, लूटेंगे और शासन की दम पर ही चुनाव जीतने का वो प्लान बनाएंगे। बाकी जनता के राय से, मत से वो चुनाव नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ को हम ऐसे भी समझें कि जैसे आपने कहा कि आशुतोष एक नरोत्तम मिश्रा को है। नरोत्तम मिश्रा एक शक्तिशाली एक पर्सनैलिटी है, ठीक है कि नहीं? और नरोत्तम मिश्रा के साथ जो घटना घटी, टिकट कट गया। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के हम लोग गांव में कहते हैं पासंग भी नहीं है, मतलब कोई परछाई भी नहीं है नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले। और नरोत्तम मिश्रा जी का चुनाव इसके पहले हमसे हुआ था, हमने उनको हराया था, और ये तो हमारे लिए आसान है। ये तो घनश्याम जी जीत जाएंगे। हाँ, 100% घनश्याम सिंह जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों से ज़्यादा। सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो राजा महाराजाओं पर ज़्यादा ध्यान देती है, जो बाकी के कार्यकर्ता है वो दरियां उठाने के लिए, कुर्सियां उठाने के लिए, टेंट लगाने के लिए लगे रहते हैं? आपको नहीं लगता कि इस नई राजनीति में शामिल होना चाहिए जो बीजेपी गट्स फीलिंग लाती है अपने अंदर कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट लिया? क्या कांग्रेस में कभी वो गट्स फीलिंग आ पाएगी? नरोत्तम मिश्रा का टिकट अगर काट दिया बीजेपी ने, ये बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। हाँ, छोटी गलती नहीं की है। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए अपना कुर्बानी करके भाजपा को बढ़ाया है उस आदमी ने। मैं पक्षधर नहीं हूँ उस आदमी का, मेरे से तो है मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नरोत्तम मिश्रा ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है? और उन्हें प्रैक्टिकल किया कि यहाँ कांग्रेस को हम टोटल खत्म करना। कमलनाथ जी की सरकार बन गई। इस सरकार बन कैसे गई? इस सरकार को गिराओ, ये जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी। और नरोत्तम मिश्रा जी ने सरकार को गिराने के लिए क्या क्या कर सकता है वो आदमी, सब कुछ किया, सरकार गिरा दी। यानी बीजेपी के लिए उस आदमी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। इस तरह का कोई अन्याय करवाना किसी से, कोई जिंदगी दांव पे लगाना नहीं, ये दांव पे लगाना नहीं है कि ऐसा काम करवा रहे हो कि लोगों को सरकारें गिरवा रहे हो, लोगों को खरीदवा रहे हो, लोगों को ऐसे करवा रहे हो, जेल में डलवा रहे हो, ठीक है कि नहीं? ऐसा करवाया। मैं बैठा हूँ नहीं यहाँ,
नरोत्तम मिश्रा जी ने मुझे, मैं कम से कम 25,000 वोटों से 30 से जीतने वाला था, उसको मैं 150 वोटों से हरवा दिया था नरोत्तम मिश्रा जी ने। तो अब वो व्यक्ति का टिकट काटना, और क्या है उस आदमी का, चर्चा क्या है, यही नहीं पूरे पार्टी में, हाँ, अमित शाह के साथ बैठने वाला आदमी है, मोदी जी के साथ बैठने वाला आदमी है, उस आदमी का ऑरा इतना बड़ा है, और उस आदमी का 2 साल के लिए टिकट एक झटके में काट देना, उस आदमी का सारे ऑरा की ऐसे हवा निकाल दी जैसे बैलून में से निकाल देते। अच्छा, आपने कभी ऑफर दिया, मतलब कांग्रेस पार्टी ने कभी ऑफर दिया कि नरोत्तम जी आपका टिकट कटा है, हमारी तरफ से लड़ो चुनाव? नहीं, मैं कौन होता हूँ? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपने बात की कि दतिया में इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला। नहीं, आप बड़े वरिष्ठ हैं ना, नहीं, मैंने बात ज़्यादा मैं बात करता नहीं, मुझे मालूम है मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, तो मैंने पार्टी में आपकी बात कौन नहीं मानता है सर? वो तो नहीं, देखिए सुनिए, अब उस आदमी का टिकट कटा, मंच पर वो व्यक्ति का अपने आप आंसू निकले, अपने आप रोने की आवाज़ गले से निकल पड़ी। क्यों? अब वो कहाँ जी रहा था जिंदगी और कहाँ आकर के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए उस आदमी ने जी जान झोंक दी, इतनी अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस आदमी को ऐसे निकाल करके फेंक दिया। ठीक है, क्या भारतीय जनता पार्टी, और ये कहीं नहीं, फिर मैंने ये कहा कि ये अकेला नरोत्तम मिश्रा नहीं है, दूसरा एक और ब्राह्मण का नाम है अनूप मिश्रा, वो अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की फैमिली नहीं थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब फैमिली नहीं थी तो इसी को वो अपनी फैमिली मानते थे, अनूप मिश्रा को। हाँ, अनूप मिश्रा प्रधानमंत्री के परिवार का आदमी सीएम का सपना देखे, बड़ी बात नहीं है, मंत्री का बेटा सीएम के सपने देख लेता है, ठीक है कि नहीं? तो वो भी सीएम का दावेदार था, वो वहाँ पहुँच गया था वो आदमी, उसका भी ऐसा ही राजनीतिक हत्या की जैसे नरोत्तम मिश्रा जी की राजनीतिक हत्या की है, ऐसे ही राजनीतिक हत्या अनूप मिश्रा जी की। अच्छा, ऐसे ही तीसरा व्यक्ति है, ब्राह्मण का ही नाम बता रहा हूँ, गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव, हाँ, एक मजबूत लीडर है, और वैसे भी नहीं, भाषा में, बोली में, और हम लोग अभी विधायक पास बैठते हैं, उस आदमी का शैली, शालीनता, मैंने सारी चीज़ें, और योग्य है वो आदमी, हारा नहीं कभी। वो आदमी उस लेवल पे पहुंच गया था कि पार्टी इस आदमी को भी मुख्यमंत्री बनाएगी, उस आदमी को मंत्री नहीं बनाया, वहाँ बैठा हूँ कहाँ पे, एमएलए के बगल में, बिल्कुल, तो मंत्री नहीं बनाया। क्या बोले वो कि नहीं, उम्र चली गई, उम्र निकल गई थी उनकी। मोदी जी की उम्र नहीं निकली क्या? उस पार्टी का संविधान एक आदमी के लिए होता है कि सभी के लिए? मोदी के लिए वो संविधान काम नहीं कर रहा है कि उम्र के बाहर भी पीएम बन रहा है, ठीक है, 75 के बाहर कोई बन तो नहीं सकता पीएम, मोदी जी पीएम बने, और गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया, वहाँ कानून अलग है। ऐसा नहीं है, तीन ब्राह्मणों चेहरा सीएम का, उनकी राजनीतिक हत्या बीजेपी ने की है। तो बीजेपी क्या सवाल उठेंगे, जनता में जाएगी, क्या इसका उत्तर दे देगी बीजेपी? बीजेपी में इतनी हिम्मत है? इतनी हिम्मत नहीं है, बीजेपी इसका जवाब ही नहीं दे सकती। अब बगल में मेरे से सवाल किए लोगों ने कि आप नरोत्तम जी का पक्ष ले रहे हैं और आपके तो वो ध्रुवविरोधी है। मैंने कहा नहीं, पक्ष नहीं ले रहा मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैंने ये लाइन पढ़ी है कि राजनीति के साथ निष्ठा, ईमानदारी और मानवता का प्रोटोकॉल कभी भूलना नहीं, कभी भी। अब मान लो मेरा विरोधी आदमी, अच्छा, आत्मसम्मान के लिए जो है, हाँ, क्या नरोत्तम मिश्रा जी को बीजेपी छोड़ देना चाहिए थी? आत्मसम्मान के लिए मैं ये भी उत्तर दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ रोड पर, नरोत्तम मिश्रा जी या विरोधी कोई आ रहा है, रास्ते में उस आदमी का हो गया एक्सीडेंट, मेरे सामने वो आदमी लहूलुहान पड़ा है, मेरा प्रोटोकॉल क्या कहता है कि मानवता, निष्ठा, ईमानदारी, सत्य छोड़ना नहीं है। तो क्या मैं उसको घायल अवस्था में छोड़ के निकल जाऊं? क्या मैं उसे रुकूंगा, उसको देखूंगा और जहां तक पहुंचा सकता हूं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। ये तो मेरा तो कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा? एक्सीडेंट हुआ नहीं नरोत्तम मिश्रा का, आपके अनुसार जी उनको कांग्रेस टिकट दे करके दतिया से चुनाव लड़ा सकती थी, आप लोगों ने ऑफर क्यों नहीं दिया? राजा महाराजाओं को क्यों दे दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है ना सर, होना चाहिए, जनता के बीच में चर्चा है इस मुद्दे की। नहीं, अब ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं उनका मामला है, ये मेरा मामला नहीं। मेरी तो आप भी तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता ठीक है, लेकिन मेरा है एनालिसिस,
मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए था। नहीं ऐसा जैसा मैं बोल नहीं, रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि आज कुछ भी हो गया है कल सब भूल जाते हैं, तो उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। हमें मालूम है कि उन्होंने सरकार गिराई, लोगों के दिल में काफी दिक्कत होगी, कमलनाथ जी भी उस समय आंसू निकल गए थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन राजनीति हमेशा एक सी नहीं होती, राजनीति परिवर्तनशील है, समाज और धर्म स्थायी है, ठीक है कि नहीं, ये सिद्धांत है। तो परिवर्तनशील होने के नाते कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलती की, वो नेता हैं पार्टी के, उन्होंने कोई फैसला लिया होगा या ऐसी कोई बात आई होगी कि शायद ना आई हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो किया वो अच्छा ही किया है। मेरा इससे कोई ये नहीं है कि मैं उसके पक्ष में हूँ। और जब मैं तो ये उनसे भी कहता हूँ, मेरे ऊपर बीजेपी के कुछ पत्रकार टाइप के लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि आप ये ऐसा क्या कर रहे हैं, वो आप कल तो कह रहे थे कि ये करूँगा, आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने कि आप लोग महाभारत को आप लोग एक श्रद्धा पूर्वक देखते हैं। महाभारत में जब युद्ध चल रहा है तब नाती दादा के ऊपर बाण चला रहा है, हत्या भी कर देता है बिल्कुल। और वही शाम को युद्ध खत्म होने के बाद शमशान में उस पर फूल चढ़ा रहा है। क्या ये सिद्धांत भूल गए क्या? बीजेपी के लोग इसका अनुसरण नहीं करते, बीजेपी के लोग इसका अनुसरण नहीं करें, लेकिन फूल सिंह बरैया तो अपनी उस सत्यनिष्ठा प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है। अच्छा, घनश्याम जी जो अभी हैं, कुंवर घनश्याम जी, उनके बारे में एक आखिरी सवाल है मेरा चुनाव को लेकर कि कुंवर घनश्याम जी व्यक्ति कैसे हैं, क्या अंदर ही अंदर कोई दुश्मनी है आपकी क्या उनसे, जो इतना ज्यादा आप कड़वा बोल रहे हैं उनके खिलाफ? घनश्याम सिंह जी के बारे में बोलूँ मैं, घनश्याम सिंह जी, अभी मेरे ऐसा सवाल मुझसे किया गया था कि एक तरफ रंक है एक तरफ राजा है, ये सवाल मेरे से किया, मैंने उत्तर दिया, वो आपको भी दे रहा हूँ बिल्कुल, कि ये कहना राजा कहना रंक अलग बात है। थ्योरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान खत्म करेंगे, ठीक है। ये भारतीय संविधान डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पर बना हुआ है। ये अगर संविधान खत्म होता है देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश में फिर राजतंत्र लागू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद राजतंत्र की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो राजतंत्र की आइडियोलॉजी है। भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल से राजतंत्र का कंसेप्ट है, अन्यथा ये सिद्धांत संविधान को खत्म करने का ऐलान नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी खुद राजा को लेकर के आई है। अब घनश्याम सिंह जी के ऊपर आता हूँ। घनश्याम सिंह जी एक राजा है, राज परिवार से आते हैं, लेकिन जब नेहरू जी के हाथ में देश आया था तब अंतरिम सरकार के समय में भी क्या क्या बातें हुई थी कि 565 रियासतें उन्होंने भारत में विलय करा दी। 565 रियासतें विलय करा दी, यानी उनको आम आदमी बना दिया था। आज का राजा भी आम आदमी है, लेकिन घनश्याम सिंह जी व्यक्तिगत मैं उनके बारे में जानता हूं कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये राज परिवार से। पट्टी डाल करके लोग खाना खा रहे हैं, पट्टी डाल के कहीं जाते नहीं खाना खाने। हाँ बिल्कुल, पट्टी डाल के, और वो उनके घुटने में हालांकि दिक्कत है तो वो कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ में ही खाना खाने लगते हैं। अब मंच लग रहा है, मंच जैसे मंच लगा है, मीटिंग में जाना है, हम लोग जाएंगे टाइम से और घनश्याम सिंह जी 1 घंटे पहले मजा के बैठे हुए। उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व कोई कह ही नहीं सकता कि ये राजा है। और आम आदमी से भी कोई आदमी जाए नहीं उनके पास साइन कराने के लिए, तो ये नहीं कहता कि साइन आपने क्यों नहीं किए, लेकर ये ले लो पेन निकाल करके ऐसे ऐसे साइन करो। एक ऐसा आदमी राज परिवार से है जिसमें राज परिवार का एक भी लक्षण नहीं। उस व्यक्ति की टक्कर, उसको कह रहे हैं ये बीजेपी वाले, तुम्हारे साथ राजा है, तुम्हारी आइडियोलॉजी राजा है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी राजा नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? एक आदमी एक वोट, एक वोट एक कीमत। क्या बात है, ठीक है कि नहीं? 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये आइडियोलॉजी है कांग्रेस की। और बीजेपी की आइडियोलॉजी राजा की है। बीजेपी की तरफ से राजा है, हमारी तरफ से रंक है। अच्छा ऐसा है, उल्टा उल्टा घुमा दिया आपने। घुमाने दिया, मैंने स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने कभी कहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे, डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, कहा है कभी? ये संविधान खत्म करने की कह रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं।
तो डेमोक्रेसी जो खत्म कर रहा है वो ऑटोक्रेसी पे आएगा, राजतंत्र पे आएगा। डेमोक्रेसी खत्म करने वाला तो राजतंत्र पे ही आएगा नहीं। तो राजतंत्र पर भाजपा खड़ी है, भाजपा राजतंत्र के आधार पर चल रही है, भाजपा राजतंत्र का अनुसरण कर रही है, और कांग्रेस राजतंत्र को भारत में विलय करके वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत कर रही है। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने सिद्ध किया है। मैं कह रहा हूँ, जबरन नहीं कह रहा। अगर ना हो तो मेरे को टोक दो कि नहीं भाजपा राजतंत्र पर नहीं चल रही है, मेरे को टोको नहीं आप, तो चल रही है। इसलिए कुंवर घनश्याम सिंह साहब कुछ भी कहो उनसे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घनश्याम सिंह जी को लोग ऐसे वोट डालेंगे जैसे मैं अपने बगल के पड़ोसी को डाल रहा हूँ। अच्छा। ये स्टाइल है घनश्याम जी, वोट आप देख लेना आप। घनश्याम सिंह जी को ऐसी कोई बिरादरी नहीं है। ठाकुर का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठाकुर की वजह से डालेंगे, एससी वोट डालेगा। वो तो दामोदर जी की तरफ जा रहा है ना। नहीं, सवाल ही नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं जा रहा। हाँ, वो भी बताइए। इस देश में संविधान का खतरा अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस कर रहा है तो शेड्यूल कास्ट कर रहा है। ठीक है कि नहीं? शेड्यूल कास्ट का क्यों कर रहा है खत्म, क्यों कर रहा है महसूस कि संविधान खत्म हो रहा है, क्यों कर रहा है? उसका कारण है भारतीय संविधान आर्टिकल 21, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जिंदा रहने की आज़ादी देता है। ठीक है कि नहीं? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस दिन से हमको जिंदा रहने की गारंटी मिली है। इसके पहले की जिंदा रहने की गारंटी कई लोगों, लगभग 6743 जातियां हैं, उनको जिंदा रहने की गारंटी नहीं थी। अब आपको एक एग्जांपल दूं, नहीं आप इसका पता नहीं क्या कहेंगे बाद में। नहीं, मैं फिर भी देना जरूरी चलेगा सर। अनकट जिंदा रहने का अधिकार कैसे मिला? हाँ। जैसे एक हिरण है, हिरण, एक बकरा है, इनमें से जिंदा रहने की गारंटी किसकी है? हिरण की है। जिंदा रहने का अधिकार हिरण के पास है, बकरे के पास नहीं। अगर हिरण को किसी ने मार दिया तो जेल में सड़ जाएगा। ठीक है? और बकरे को 1 किलो मटन लेने के लिए जब बकरे को भी काट दो, इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। कंडीशनल जिंदा है, जब तक कोई नहीं लेने जा रहा तो जिंदा है। तो शेड्यूल कास्ट को ये मालूम है, चप्पे चप्पे में, बच्चे बच्चे तक ये मालूम है कि संविधान जिस दिन खत्म होगा उस दिन हमारी डेथ हो जाएगी, उस दिन हम मारे जाएंगे। ठीक है कि नहीं? मारे तो 6743 जातियां सभी मारी जाएंगी, लेकिन शेड्यूल कास्ट महसूस इसलिए करता है, उसको प्रैक्टिकल में रहता है। तो शेड्यूल कास्ट नहीं, सुनिए, नहीं अभी पूर्ण छोड़ो हो जाए। बिल्कुल। तो संविधान को बचाने के लिए पूज्य कांशीराम जी से लेकर के हम लोग तक गांव गांव हमने कैडर है। कैसे बचेगा संविधान? संविधान बचेगा कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि संविधान खत्म कौन कर रहा है। संविधान भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, हम कर रहे हैं खत्म। सबसे पहले 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी भाषण था, उसमें उन्होंने कहा था, 23 नवंबर 1949 को मुखपत्र आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा था कि ये संविधान हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा तो संविधान मनुस्मृति है जो बहुत सबसे बेस्ट संविधान है और इसको हम नहीं मानते। फिर गोलवलकर साहब ने कहा कि इस संविधान में ना इंसानियत है, ना राष्ट्रीयता है, ना मानवता, कुछ भी नहीं है इस संविधान में। ऐसी बातें उसमें लिखी। तो फिर जाकर के अभी सरकार बनी, जब मोदी जी आए, तब एक हेगड़े जी मिनिस्टर थे दिल्ली में, उन्होंने उनसे पूछा क्या होगा, जो बात होगी कि आप कैसे जीत करके क्या करेंगे। हमारा पहला काम संविधान बदलना है। तो संविधान खत्म करने के लिए बीजेपी